Okay, so paper number 3. Okay, it is taxation. ओके, पेपर नंबर 3 के अंदर दो पार्ट रहता है, आप लोग को मालूम रहेगा. पेपर नंबर 3A एंड 3B, ऐसा दो रहेगा. ओके, 3A इज डायरेक्ट टैक्सेस. तुम लोग चालू हो गया डीटी. ओके, एंड 3B इज आईडीटी. एंड दोनों ही 50-50 मार्क्स करेगा. ओके, दोनों 50 मार्क्स करेगा सिलेबस में. बट डीटी इज मोर वास्ट. ठीक है, आईडीटी कंपेरेटिवली स्मॉलर सब्जेक्ट है. अभी एक बार हम लोग खाली पेपर पैटर्न देख लेते, कितने चैप्टर्स है वो देख लेते. ओके, पेपर नंबर 3B. ओके, इसके अंदर अपना 15 मार्क्स का एमसीक्यू रहेगा. ठीक है, जो आईडीटी है इसके अंदर 15 मार्क्स का एमसीक्यूज दोनों में ही ऑब्वियसली. एंड 35 मार्क्स का जो रहेगा सिलेबस, इट वुड बी डिस्क्रिप्टिव. ओके, डिस्क्रिप्टिव मतलब इसमें नंबर्स वाले क्वेश्चन भी आएंगे, थियरी वाले क्वेश्चन भी आएंगे. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दिस, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दैट. तो वैसे टाइप के क्वेश्चन भी रहेंगे. उसके साथ साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे कि कैलकुलेट जीएसटी लायबिलिटी. ओके, और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी रहेगा. केस स्टडी मतलब आप लोग को एक पूरा सिनेरियो दिया रहेगा, वो सिनेरियो को हम लोग को अंडरस्टैंड करके लीगल प्रोविजन के हिसाब से बताना है. सो ये सब मिक्सचर रहेगा 35 में. ओके, इसका कुछ बाइफर्केशन नहीं है. ठीक है. सो नॉर्मली शॉर्ट नोट्स कम्स फॉर 5 to 8 मार्क्स. ओके, शॉर्ट नोट. और जो बाकी का रहेगा वो पूरा डिस्क्रिप्टिव एंड अपना न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग बोल सकते हैं. समझ में आ रहा है पॉइंट? क्लियर है? ओके. किधर लास्ट लेक्चर्स किधर चले गए थे? मेरे को बोला गया फील्ड विजिट पे गए थे. कॉलेज का फील्ड विजिट था ऐसा बोला. ओके ओके, ठीक है. चलो सुनो अभी आगे. टोटल देर आर 14 चैप्टर्स. ओके, ए बी सी वगैरह इसमें कुछ नहीं रहता है वैसा. एवरी चैप्टर इज इक्वली इंपॉर्टेंट. हाँ, थोड़ा चैप्टर्स का डेप्थ ज़्यादा रहेगा. ओके, वो हम लोग बोल सकते हैं. कुछ चैप्टर्स डीप में रहेगा, कुछ चैप्टर्स ज़्यादा डीप नहीं रहेगा. लेकिन आईसीआई का कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी कुछ भी डालते. अभी एक चैप्टर है, 2 पेज का चैप्टर है, 10 मार्क का आ गया. और 50 पेज का चैप्टर खाली 4 मार्क का है. तो आईसीआई का जो प्रेडिक्शन है वो हम लोग कर नहीं सकते. तो सब चैप्टर करके जाने का, जो आया जैसा अपने को जमा उधर लिखने का. ठीक है. सो विल स्टार्ट विथ फर्स्ट, दैट इज जीएसटी एंड इंट्रोडक्शन. ओके, हम लोग नॉर्मली स्टार्ट करेंगे. तुम लोग को आंसर्स आएगा तो वेल एंड गुड. तो हम लोग यहाँ पर 0 से स्टार्ट कर. एंड तुम लोग को बुक्स तो पहले से मिला हुआ है ना? ठीक है. तो वो बुक को तुम लोग को मतलब लेके आने का भी जरूरत नहीं है. ठीक है, बुक को लेके नहीं आएंगे तो भी चलेगा. क्वेश्चन बैंक लेके आना पड़ेगा, लेकिन मैं वो एक दिन पहले बताऊंगा. ठीक है, बाकी हम लोग इधर से ही करेंगे. और ये पीडीएफ तुम लोग को मिलेगा लिखने को घर पे. तो तुम लोग घर पे इसको लिखना, साथ साथ में मत लिखना. खाली ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट एवर आई एम टेलिंग. ठीक है, घर पे लिखने का. लेकिन रोज तुम लोग को लिख के आना है, ऐसा पाइल अप मत करना. क्योंकि 3-4 दिन नहीं लिखेंगे तो उसके बाद फिर तुम लोगों को आदत ही छूट जाएगा लिखने का. ऐसा नहीं होना चाहिए. डेली एक हैबिट रखना, घर जाके लिखना है, या तो फिर ब्रेक मिलेगा मतलब मेरे लेक्चर के बाद, तब थोड़ा सा लिखने को स्टार्ट करना. ओके. सो हम लोग टैक्स के डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे सबसे पहला. ओके, टैक्स का डेफिनेशन. टैक्स इज अ कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन. कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन by
इंडिविजुअल्स और businesses to government for welfare of the state। और नॉर्मली मैं टैक्स का डेफिनेशन स्टूडेंट्स को पूछता हूँ, और तुम लोग का बुक देखा उसमें लिखा था करके फिर मैंने पूछा नहीं, क्योंकि मैं खाली एक्सप्लेन करूंगा अभी। सो टैक्स का डेफिनेशन हम लोगों ने यहां पर लिखा हुआ है। टैक्स का डेफिनेशन इज टैक्स इज अ कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस टू हुम टू गवर्नमेंट फॉर वेलफेयर ऑफ द स्टेट। ओके, अभी ये डेफिनेशन के ऊपर हम लोग 45 मिनट स्पेंड करेंगे। ओके, डेफिनेशन क्या है वो समझने के लिए। अभी सबसे पहला वर्ड जो यहां पर लिखा है, टैक्स इज अ कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या वर्ड है? कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन। कंपल्सरी मतलब आप लोग को जबरदस्ती देना ही पड़ेगा। जबरदस्ती मतलब ऐसा भी नहीं कि वो लोग आपके घर पे ऐसा आ जाएंगे, ओके, पूरी पलटन लेके कि भाई टैक्स जमा कर, ऐसा कंपल्सरी नहीं। बट अगर टैक्स देने के लिए बन रहा है तो आप लोग को देना पड़ेगा। आप लोग का इनकम फ्रॉम सैलरी हुआ है, ओके, इनकम फ्रॉम सैलरी इज टैक्स्ड ऑन अक्रूवल बेसिस और रिसीट बेसिस, विच एवर इज अर्लियर। ओके, तो अक्रूवल बेसिस समझ के चलते, समझो कि हम लोग को हर महीने का सैलरी मिल रहा है, तो अज्यूम करते हैं कि हम लोगों ने सैलरी कमाया, ओके, अप्रैल से लेके मार्च तक का, और हम लोग को जीएसटी अपना इनकम टैक्स भरना कब पड़ता है? कब भरना पड़ता है सोचो, मालूम रहेगा डेट? 31 जुलाई। ओके, 31 जुलाई इज द ड्यू डेट। समझो अप्रैल से मार्च तक आप लोगों ने जो भी कमाया, ओके, वो आप लोग को 31 जुलाई को जमा करना है, ठीक है। अभी कुछ लोगों का आदत रहता है कि पैसा आएगा ना अकाउंट में, तुरंत वो लोग स्पेंड कर डालते, तुरंत क्या करते लोग? स्पेंड करते। समझो सैलरी आया 1 लाख रुपया, अभी अपना घर का EMI 60,000, ओके, बाकी किधर से कुछ लिया रहेगा तो 20-30 हज़ार उसमें गया, मॉम डैड को कुछ दे दिया सेविंग्स के लिए, तो पूरा 1 लाख इनकम और 1 लाख एक्सपेंस आउट। लोगों का आदत रहता है। अभी मान के चलो अप्रैल से मार्च में मैंने कमाया, ओके, ये कमाई पूरा इनकम पूरा एक्सपेंस आउट हो गया, ओके, नथिंग इज इन हैंड। 31 जुलाई को कैसे भरेंगे हम लोग इनकम टैक्स? अभी तो हम बोलेंगे जून के इनकम से भरेंगे, क्योंकि 31 जुलाई को भरना है तो जून के इनकम से भरेंगे। लेकिन अगर जून का इनकम मेरा 1 लाख है और मेरा पूरे साल का टैक्स अगर 1 लाख है, तो मैं प्रॉब्लम में आ जाऊंगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो, जून का इनकम से भरने का अगर आपने सोचा, जून का इनकम 1 लाख रुपीस, आप लोग का जुलाई में टैक्स भरने को आ रहा है 1 लाख रुपीस, आप लोग भर पाओगे क्या? नहीं। मतलब जितना इनकम आया पूरा अगर टैक्स में जाएगा तो अपने को दुख होएगा। तो हम लोग गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि सर हम लोग टैक्स नहीं भरेंगे। चलेगा? चलेगा कि नहीं चलेगा? हम लोगों ने खर्चा कर दिया मतलब कि टैक्स नहीं भरेंगे, वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट, नॉट पॉसिबल, तो गवर्नमेंट से टैक्स भरना पड़ेगा। सो टैक्स इज अ कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन। कंपल्सरी का मतलब समझ में आ रहा है क्या? तो गवर्नमेंट को ना ये आदत मालूम है अपना, ये बुरा आदत है सब लोग में, ओके, आपके मॉम डैड बोलो, खुद हम लोग बोले या मैडम बोले, जो भी, सब लोग इनकम आएगा तो खर्चा करते। तो गवर्नमेंट ने कंसेप्ट निकाला, बोला कि तुम लोगों को इनकम ही कम देने का, ओके, तुम लोग को 1 लाख दे रहे तो तुम 1 लाख खर्चा कर रहे। तुम लोग को अगर 90,000 ही दिया तो तुम लोग 90,000 में गुजारा कर लोगे। समझ में आया क्या? लेकिन एक साथ 1 लाख रुपया दो ऐसा बोलेंगे तो तुम लोग भड़क जाओगे। तो गवर्नमेंट ने कंसेप्ट निकाला, दैट इज कॉल्ड एज TDS। क्या बोलते हैं इसको? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सो TDS कंसेप्ट क्या इंश्योर करता है कि आप लोगों को थोड़ा सा पैसा कम होके मिले। सो टैक्स विल बी डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब जब आप इनकम कमा रहे हो उसी टाइम पर आपसे टैक्स कलेक्ट कर लिया। पॉइंट समझ में आया? तो आपको पैसा उतना कम ही मिलेगा, डायरेक्टली कम मिलेगा, ओके। आप लोगों को अलग से सेव करने का जरूरत नहीं, गवर्नमेंट खुद ही आप लोगों से पैसा लेता जाएगा। समझ में आ रहा है पॉइंट?
सो इट इज कंपल्सरी। कंपल्सरी को और हम लोग समझेंगे। ओके, गवर्नमेंट क्या करता है, जो टैक्स का पैसा मिलता है, ओके, गवर्नमेंट क्या करता है उसका, टैक्स का पैसा मिलेगा ना गवर्नमेंट को, व्हाट गवर्नमेंट विल डू विद दैट मनी, वेलफेयर। देखो इसी लाइन में लिखा हुआ है, मतलब इसी सेंटेंस में लिखा है वेलफेयर। अब वेलफेयर मतलब एग्जैक्टली क्या वेलफेयर कर रहा है बताओ, बोलो बोलो, तुम लोगों ने सुना रहेगा कभी वेलफेयर के बारे में, यू कैन टेल, क्या वेलफेयर कर रहा होगा गवर्नमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है, ओके, रोड वगैरह, ओके, एजुकेशन इज ऑल्सो वेलफेयर। ओके, आप लोग का कॉलेज फीस 15,000 होगा मैक्स टू मैक्स, मतलब हायर एंड पे बोल रहा हूं, 15 से 20,000, ओके। और कॉलेज अपन 12 महीने जाते हैं, क्लास अपन 6 महीने आते इफेक्टिवली। तो क्लास का फीस और कॉलेज की फीस में फर्क है कि नहीं, फर्क है। तुम लोगों को रेलवे का कंसेशन मिलता है मालूम है, ओके, लेडीज को तो फ्री है, ओके, और बॉयज को 1 रुपया देना पड़ता है, ऐसा कुछ हम लोग के टाइम तो था ऐसा, ओके, 1 रुपया लगता था, 1 रुपीज कॉस्ट। तो एजुकेशन अपने को एज गुड एज फ्री मिल रहा है। उसके बाद हेल्थ केयर सर्विस, हेल्थ केयर सुना है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, कितना सस्ता होता है वो, 20 रुपए में आप लोग का पूरा इलाज होता है, 20 रुपीज में विथ मेडिसिन। ओके, कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओगे तो समझेगा, अपन तो प्राइवेट जाते, बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर जाओगे ना तो 20 रुपीज के अंदर आप लोग का चेकअप भी होएगा एंड मेडिसिन भी मिलेगा, 20 के अंदर, ओके, नथिंग टू बी पेड ओवर एंड अबाउ दैट। अब सोचो किसी पर्सन का इनकम 10,000 होगा, और अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में गया तो उसका 500 रुपया तो चेकअप का होएगा, 1,000 रुपया दवाई का, मतलब 15% ऑफ हिज सैलरी विल बी एक्सपेंडेड इन हेल्थ केयर। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, हम लोग आपको वेलफेयर करके देंगे, समझ में आ रहा है क्या वेलफेयर। पर हम लोगों ने गवर्नमेंट को बोला कि देखो भाई, तुम लोग वेलफेयर खाली नाम के लिए बोलते हो, तुम लोग करते कुछ नहीं। तुम लोग वेलफेयर का जो बोल रहे हो ना, ये नाम के लिए है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर, कौन सा रोड अच्छा है, ओके, हर रोड पे खड्डा खड्डा है पूरा, ओके, बारिश हुआ नहीं कि पूरा पानी जमा, तो रोड तुमने सही से नहीं बनाया। एजुकेशन, हम लोग का कॉलेज फीस, ओके, वो ऑटोनॉमस कॉलेज है, ओके, कॉलेज फीस हम लोग का कम नहीं है, बहुत हाई कॉलेज है, मतलब बहुत हाई एंड कॉलेज है, ओके, SIS, ओके, समझो बहुत हाई एंड कॉलेजेस है, तो उन लोग का फीस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो छोड़ो। हेल्थ केयर, ओके, हेल्थ केयर भी इतना कुछ अच्छा नहीं है, उधर गर्दी बहुत रहता है, हम लोग का टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो हम लोगों ने बोला कि भाई हम लोग तुमको पैसा क्यों दे, क्योंकि तुम तो वेलफेयर करते ही नहीं हो, तो क्या हम लोग टैक्स नहीं भरेंगे तो चलेगा। ओके, हम लोगों ने गवर्नमेंट को बोला देखो, हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर से खुश नहीं हम लोग, एजुकेशन हम लोग गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं जाते, ओके, हेल्थ केयर हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जाते, तो हम लोग गवर्नमेंट से आया हुआ कोई भी सर्विस नहीं लेते, तो क्या हम टैक्स भरे या नहीं भरे, भरना पड़ेगा। सो इवन इफ यू डोंट टेक सर्विसेज फ्रॉम गवर्नमेंट, यू आर सपोज टू पे टैक्स। तो आप लोग समझो गार्डन, पब्लिक गार्डन, अभी इधर है ना मीनाताई उद्यान, पीछे जाते हो कि नहीं तुम लोग ब्रेक में, नहीं जाते, तो पीछे मीनाताई उद्यान है, इधर से सीधा निकलेंगे ना तो वो पब्लिक गार्डन है। समझो आप लोगों ने बोला कि हम उस गार्डन में नहीं जाएंगे, ओके, वो झाड़ बहुत उगा हुआ है, घास वगैरह पूरा है, ओके, उधर पूरा चिखल चिखल है, हम लोग घर के उधर हमारा गार्डन है, ओके, हम लोग जिम वगैरह जो करते हैं ना, कुछ लोग इधर भी करते हैं गार्डन में, ओके, वो इक्विपमेंट्स रहता है उसको ऐसा ऐसा करते हैं। ओके, हम लोग घर पे, हम लोग के टेरेस पे उधर है जिम वगैरह है, हम लोग उधर ही करेंगे, मतलब हम लोग गवर्नमेंट का जो भी सर्विस है ना वो अवेल नहीं करेंगे। बोलो टैक्स भरने का कि नहीं भरने का, भरना पड़ेगा। सो दिस इज कंपल्सरी, समझ में आ रहा है कंपल्सरी का मतलब, ओके। सो इवन इफ services from government are not taken,
are not taken, still tax is to be paid. सबको समझ में आ रहा है पॉइंट? तो कंपलसरी वर्ड का मतलब समझा? ओके. कंपलसरी कंट्रीब्यूशन बाय इंडिविजुअल और बिजनेसेस. कौन टैक्स भर रहा है? कम ऑन, कौन टैक्स भर रहा है? लिखा हुआ है, पढ़ो. इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस. अभी आप लोग सब इंडिविजुअल है. इंडिविजुअल मतलब नॉट हैविंग बिजनेस, सिंपल. ओके. एंड दूसरा बिजनेस. ओके, लेक्चर मैं प्रोवाइड कर रहा हूं क्लास को, दैट इज माय बिजनेस. ओके, क्लासेस लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रहा है, क्लासेस का बिजनेस. तो बिजनेसमैन ऑल्सो पेज टैक्स एंड इंडिविजुअल्स ऑल्सो पेज टैक्स. अभी कैसे वो हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू. अभी मान के चलो कि एक एम्प्लॉयर है. ओके, एक एम्प्लॉई है और यहां पर क्लासेस है. आप लोग के मॉम डैड एम्प्लॉई है. ओके, और वो लोग कहीं पर जॉब कर रहे, तो यहां पर मैं एम्प्लॉयर लिख रहा हूं. ओके. अभी एम्प्लॉयर ने क्या किया, एम्प्लॉई को सैलरी पे किया. क्या पे किया? सैलरी. अभी जो सैलरी का अमाउंट है वो किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? एम्प्लॉयर के कि एम्प्लॉई के? एवरीवन, इतना तो आंसर आना चाहिए. सैलरी हो गया. एम्प्लॉयर ने सैलरी दिया एम्प्लॉई को, किसके हाथ में टैक्सेबल? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई. एम्प्लॉई, इतना समझ में आता? ओके. तो यहां पर समझो 10 लाख रुपए का सैलरी अर्न किया, इसके ऊपर टैक्स माइनस कर लेते, रैंडम फिगर है. ओके, 1,12,500. ओके, इतना हम लोग माइनस कर रहे हैं टैक्स. अभी एम्प्लॉय के हाथ में कितना रुपया बचा? 8,87,500. आ रहा है कुछ समझ में? मतलब इधर क्या हुआ, जो पर्सन बिजनेस नहीं कर रहा है, कौन बिजनेस नहीं कर रहा है इधर? एम्प्लॉय. एम्प्लॉय इज नॉट डूइंग एनी बिजनेस, बट स्टिल उसके जेब में से टैक्स गया है. आ रहा है कुछ समझ में? मतलब यहां पर एम्प्लॉय जो है ना, वो कितना रुपया पे कर रहा है? 1,12,500. So this is tax paid by employee. That is called as individual. आ रहा है समझ में? So individual is paying tax at the time of earning. कमाने के टाइम पे टैक्स भर रहा है. That is called as income tax. क्या बोलेंगे इसको? Income tax. सबको समझ में आया? अब देखो, अभी 8,87,500 पैसा बचा है. अभी गवर्नमेंट क्या बोलता है, इस बंदे ने जो कमाया है ना, उस पर टैक्स ले लिया. अभी ये बंदा जिधर जिधर खर्चा करेगा उधर भी टैक्स चाहिए. लिसन वेरी केयरफुली. कमाने पर टैक्स ले लिया, अभी गवर्नमेंट बोलता है खर्चा करने पर भी टैक्स लेंगे. क्या करने पर टैक्स लेंगे? खर्चा करने पर, एक्सपेंस करने पर भी टैक्स लेंगे. ओके. तो इनकम टैक्स एज वेल एज देयर इज एक्सपेंस टैक्स. एन एक्सपेंस टैक्स इज नोन एज जीएसटी. ओके, एक एग्जांपल लेता हूं. समझो यहां पर गवर्नमेंट है, यहां पर रेमंड है. ओके, यहां पर कस्टमर है. ठीक है, गवर्नमेंट, रेमंड, कस्टमर. कस्टमर मतलब अपन सब, रेमंड बिजनेसमैन, एंड गवर्नमेंट जिसको पैसा मिलने वाला. अभी रेमंड जो है ना, वो 4,000 रुपए का कपड़े अपने को बेच रहा है, 4,000 रुपीज का क्लोथ बेच रहा है. खर्चा कौन कर रहा है? रेमंड की अपन? हाँ, अपन खर्चा कर रहे हैं. समझ में आ रहा है पॉइंट सब लोग को? तो जो पर्सन खर्चा करेगा उसको टैक्स भरना पड़ेगा, एक्सपेंस टैक्स. देखो इनकम टैक्स कैसा था, मैंने कमाया मुझको भरना है. एक्सपेंस टैक्स जो है ना, ये एक्सपेंस टैक्स, उसको नाम अभी चेंज कर दिया जीएसटी. ओके, एक्सपेंस टैक्स ऐसा नाम था भी नहीं कभी, बट इनडायरेक्टली इट इज एक्सपेंस टैक्स. ओके. अभी इस पे 18% जीएसटी बनता है. कितना रुपया? 18%. अब देखो,
रेमंड के 10,000 कस्टमर्स है। कितने कस्टमर है? 10,000। मतलब रेमंड 10,000 कस्टमर को खर्चा करने लगा रहा है। अभी एक्सपेंस टैक्स अगर गवर्नमेंट को चाहिए तो जो पर्सन खर्चा कर रहा है उससे मांगना चाहिए। तो गवर्नमेंट अगर वो 10,000 लोगों के पास जाएगा ना तो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा, क्योंकि वो 10,000 लोग एक जगह पे अवेलेबल नहीं होंगे। समझ में आ रहा है पॉइंट? समझो, इतने लोगों ने खर्चा किया, शर्ट वगैरह खरीदा रेमंड से सब लोगों ने। अभी गवर्नमेंट अपने को पूछने को कब आएगा? एक्सपेंस करने के बाद। लेकिन पूछने को आ भी नहीं सकता, क्योंकि हम लोग तो क्लास में है, कोई लेक्चर ले रहा है, ओके, कोई दूसरे लेक्चर में है, कोई ऑफिस में है, ओके, तो ये लोग ले नहीं सकते टैक्स। अभी तुम लोग को मालूम है ना, जनगणना, सेंसस, ओके, वो घर घर जाके होता है और 10 साल में एक बार होता है। मतलब जब घर घर जाने का बात आएगा ना तो पूरे इंडिया में पहुंचने के लिए उनको 10 साल लगेगा। ओके, सो इट इज इम्पॉसिबल टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम कस्टमर्स। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, रेमंड एक काम करो, आप लोग गुड्स बेच रहे हो 4,000 का, आप लोग खुद ही क्या करो, जीएसटी ऐड कर देना। ओके, आप लोग को टैक्स भरना पड़ेगा, आप जीएसटी ऐड कर दो, आपके प्रोडक्ट में जीएसटी ऐड करो। तो अभी कस्टमर से आप लोग कितना रुपया लेंगे? हाँ, कस्टमर जो है ना वो आप लोग को कितना रुपया देगा? कम ऑन एवरीवन, 4720 देगा। सबको समझ में आया? मतलब गवर्नमेंट को जो फेसिंग कर रहा है वो रेमंड कर रहा है। गवर्नमेंट डायरेक्टली अपने को फेस नहीं दिखाएगा और हम भी नहीं दिखाएंगे। ओके, तो यहां पर रेमंड क्या करेगा? उसके बाद गवर्नमेंट को दे देगा 720 रुपीज। नो डाउट आफ्टर रिड्यूसिंग आईटीसी, वो सब बाद में देखेंगे, अभी के लिए एकदम बेसिक। तो रेमंड को 720 रुपीज किससे आया? कस्टमर से आया। और कस्टमर अपना रेमंड ने किसको पे किया? गवर्नमेंट को पे किया। तो यहां पर गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है टैक्स। कितना रुपया मिला? 720। क्या गवर्नमेंट को डायरेक्टली कस्टमर से मिला? नहीं। किसके थ्रू मिला? रेमंड के थ्रू। देयरफॉर दिस टैक्स इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, डायरेक्टली कस्टमर से नहीं मिला, ओके, बट कस्टमर ने किसको दिया? रेमंड को दिया, एंड रेमंड ने गवर्नमेंट को दिया। सो देयरफॉर दिस टैक्स इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, नॉट डायरेक्टली कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर बट कलेक्टेड वाया वाया सप्लायर। बीच में कौन है? सप्लायर है। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो जब कभी भी मैं पूछूं कि जीएसटी कौन भरता है? सप्लायर। देखो, जीएसटी का बर्डन अपन बेयर करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को कौन भरता है? सप्लायर। ओके, ये हमेशा ध्यान में रखने का। समझ में आ रहा है पॉइंट? क्लियर एवरीवन? तो अभी यहां पर हम लोग वापस से एग्जांपल पे आते हैं। ओके, 1,12,500 इनकम टैक्स हुआ। अभी क्लासेस में एडमिशन ले रहे, तो क्लासेस ने बोला 1 लाख फीस लगेगा। ओके, दिस इज बेसिक अमाउंट। ये क्या रहेगा? बेसिक अमाउंट। अभी एक क्लासेस और 50 स्टूडेंट, तो गवर्नमेंट किसके पास जाना प्रेफर करेगा? 50 लोगों के पास या एक जन के पास? एक जन के पास। एवरीवन एक जन के पास जाना प्रेफर करेगा। तो गवर्नमेंट क्लासेस को बोलता है कि आप लोग 1 लाख कलेक्ट नहीं करना, ओके, आप लोग हमारे लिए 18,000 भी कलेक्ट करना। सो टोटल क्लासेस विल कलेक्ट कितना? 1,18,000, ओके, फ्रॉम योर पेरेंट्स। सबको समझ में आ रहा है क्या? तो यहां पर जो आपके पेरेंट के पास 8,87,000 बचे थे, उसमें से कितने चले गए अभी? 1,18,000। सो नेट अभी कितने बचेंगे? कैलकुलेट करो। 7,500। ओके, अब देखो, आप लोग के मॉम डैड के एंगल से देखो। ये आपके मॉम डैड है, समझो। पहले तो उन्होंने इनकम टैक्स भरा, ओके, खर्चा करने पर उन लोगों ने जीएसटी भी भरा। देखो, बर्डन तो बेयर किया ना, क्लासेस ने भरा, नो डाउट, लेकिन किससे लेके भरा? ओके, पेरेंट्स से ही लेके भरा।
तो यहां पर पेरेंट्स के ऊपर पूरा बर्डन आ रहा है। मतलब इन शॉर्ट, जो पर्सन इनकम कमाता है ना, उसको इनकम टैक्स तो भरना पड़ता है, प्लस जीएसटी का बर्डन भी लेना पड़ता है। आ रहा है कुछ समझ में? ओके। तो अभी यहां पर देखो, क्लासेस को कितना जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना है? 18,000। ओके, जीएसटी। अभी गवर्नमेंट क्लासेस को क्या बोलता है, आप लोग ये 1 लाख का सेल करते हो तो आप लोग का कुछ खर्चा भी रहेगा। समझो क्लासेस का एक्सपेंडिचर इज 70,000, तो क्लासेस ने प्रॉफिट कितना कमाया? 30,000। सो गवर्नमेंट सेज क्लासेस यू आर लायबल टू पे इनकम टैक्स ऑन दिस 30,000। समझो तुम लोग क्या कर, 1 लाख का क्लास ने क्या किया? सेल्स किया, रेवेन्यू। तो उन लोग का कुछ खर्चा भी रहेगा, तो वो खर्चा यहां पर अगर हम माइनस करेंगे तो नेट जो बचेगा उसको प्रॉफिट बोलेंगे। एंड इनकम टैक्स इज एप्लीकेबल ऑन इनकम। क्लासेस ने कितना इनकम कमाया? 30,000। तो यहां पर क्लासेस को इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, से एट 30% ऑन दिस 30,000। तो क्लासेस को 9,000 भरना पड़ेगा। ओके, मतलब क्या होगा? क्लासेस विल बी लायबल टू पे इनकम टैक्स ऑफ 9,000। सबको समझा? आप लोग के मॉम डैड ने क्या क्या भरा? देखो, जीएसटी मत बोलना क्योंकि जीएसटी यहां पर चला गया। तो इनकम टैक्स भरा कितना? हाँ, सॉरी, 1,12,500। एवरीवन गेटिंग द पॉइंट? अभी आपके जो एम्प्लॉयर है ना, मॉम डैड के एम्प्लॉयर, उसको भी भरना पड़ेगा। गवर्नमेंट उसको भी नहीं छोड़ेगा, उसको ही भरना पड़ेगा। देखो, गवर्नमेंट क्या बोलता है, आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करते हो, तो ये एम्प्लॉयर आप लोग के मॉम डैड का सैलरी कौन से साइड रिकॉर्ड करेगा? डेबिट साइड पे। डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेगा इधर। तो इसने रिकॉर्ड किया सैलरी, और इधर क्या रिकॉर्ड करेगा? सेल्स। समझो बहुत सारे खर्चे। अभी गवर्नमेंट क्या करता है मालूम है? ये जितने भी लोगों का खर्चा इसने बुक किया है ना, ये सब खर्चे को माइनस करने देगा किसको? एम्प्लॉयर को। लेकिन एम्प्लॉयर ने जिधर जिधर ये लिखा है ना, ये सब गवर्नमेंट इन सबके पास पहुंच जाएगा। बोला कि इस बंदे ने खर्चा दिखाया, तो तुम्हारा तो इनकम है, तो तुम लोग टैक्स भरो। अगर समझो इधर लिखा 2 CA फीस, 2 CA फीस, प्रोफेशनल फीस। अभी जो प्रोफेशनल फीस इधर लिखा, तो खर्चा किसका है? एम्प्लॉयर का। लेकिन इनकम किसका है? सीए का। तो गवर्नमेंट सीए के पास पहुंच जाएगा। फिर सीए क्या बोलेगा? नहीं नहीं, ये मेरा इनकम नहीं है, मैं भी किसी को सैलरी पे करता हूं। तो यहां पर गवर्नमेंट क्या करेगा? सीए के पीएनएल में जिधर जिधर डेबिट लिखा है ना, उन सबके पास पहुंच जाएगा कि भाई सीए ने बोला कि तुम्हारे के ऊपर खर्चा किया है, तो तुम्हारा इनकम है, तो इन लोग के पास पहुंच जाएगा। समझ में आया पॉइंट? मतलब गवर्नमेंट ऐसा जाते ही रहता है सब लोग के पास। ओके, तो यहां पर एम्प्लॉयर इज लायबल टू पे इनकम टैक्स ऑन प्रॉफिट एंड जीएसटी ऑन सेल्स। एवरीवन गेटिंग द पॉइंट? सो इनकम टैक्स एंड जीएसटी कैसे इंडिया में स्ट्रक्चर है, समझ में आया सब लोग को? सो एवरीवन क्लियर विथ इंडिविजुअल एंड बिजनेस? बोलो, एनी डाउट? पूछो, कुछ डाउट है तो पूछो। स्ट्रक्चर क्लियर हो रहा है क्या? समझ में आया? इंडिविजुअल कैसे टैक्स भरता है, बिजनेस कैसे टैक्स भरता है, सबको समझ में आया? ओके, फाइन। किसको टैक्स भरते? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट? पब्लिक सर्वेंट। मतलब मोदी को तुम सर्वेंट बोल रहे हो? ओके, बोलो। गवर्नमेंट मतलब, क्वेश्चन शायद रॉन्ग था। मतलब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट, ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन है कि कौन सा गवर्नमेंट है इंडिया में, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो टैक्स का रेवेन्यू किसको जा रहा है? दोनों को जा रहा है पक्का? गलत आंसर। इनकम टैक्स किसको जा रहा है? सेंट्रल को जा रहा है। दोनों को जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। जीएसटी दोनों को जा रहा है।
ओके, इनकम टैक्स किसको जा रहा है? खाली सेंट्रल को। अभी ये मालूम कैसे पड़ रहा है कि इसको जाएगा या उसको जाएगा? तो उसके लिए तुम लोग को देखना पड़ेगा यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ओके, देयर आर 3 लिस्ट। ओके, लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3, ऐसा 3 लिस्ट है। ठीक है, लिस्ट 1 इज यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 इज स्टेट लिस्ट एंड लिस्ट 3 इज कॉन्करेंट लिस्ट। मतलब बेसिकली स्टेट लिस्ट में या यूनियन लिस्ट में जो भी लिखा रहेगा उस पर रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट के पास पावर रहेगा टू मेक लॉ। समझो यूनियन लिस्ट में लिखा इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स का रेवेन्यू या इनकम टैक्स का लॉ कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो, यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, सिंपल। ओके, यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इनकम टैक्स किधर लिखा रहेगा? सेंट्रल, यूनियन लिस्ट में लिखा रहेगा। ओके, प्रोफेशन टैक्स कभी सुना है? पीटी, सैलरी हो गया तो सुना रहेगा, हर महीना 200 रुपया कट होता है और लास्ट मंथ में 300 रुपया, सुना है कि नहीं? सैलरी हो गया ना तुम लोग का, या बाकी है? बाकी है? नहीं हुआ है? अच्छा, एक बैच का हुआ, एक का नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, तो ना प्रोफेशन टैक्स पे करना पड़ता है। ओके, महाराष्ट्र में हर महीना 200 रुपया, ओके, आपके मॉम डैड को भरना पड़ता है, सैलरी इंडिविजुअल रहेगा तो। ओके, तो यहाँ पर 200 रुपया जो है वो किसको जाता है? स्टेट को जाता है। सो प्रोफेशन टैक्स किधर लिखा रहेगा? स्टेट लिस्ट के अंदर। तो स्टेट लिस्ट के अंदर जो भी लिखा रहेगा उसका रेवेन्यू स्टेट को मिलेगा, या फिर उसके ऊपर लॉ बनाने का पावर कौन रखेगा? स्टेट रखेगा। ओके, लेकिन यूनियन में लिखा रहेगा तो किसके पास पावर रहेगा? सेंट्रल के पास पावर रहेगा। और कॉन्करेंट में लिखा रहेगा तो दोनों जन के पास पावर रहेगा टू मेक लॉ। ओके, जैसे एजुकेशन। ओके, स्टेट बोर्ड एजुकेशन भी रहता है, एसएससी अपन बोलते हैं, और सीबीएसई बोर्ड भी रहता है। ओके, तुम लोग कौन से बोर्ड से? आईसीएसई। कौन सीबीएसई वाले? कौन कौन? दिल्ली पब्लिक स्कूल। ओके, स्टेट बोर्ड। वाह, मेजोरिटी। ठीक है, तो स्टेट बोर्ड से अगर 10th पास किया तो भी 10th पास ही माना जाएगा। ओके, सीबीएसई बोर्ड से पास किया तो भी ओके, वो 10th पास ही है। तो यहां पर दोनों गवर्नमेंट अपना अपना लॉ बनाता है। देखो, जैसे स्टेट बोर्ड है तो स्टेट गवर्नमेंट ने लॉ बनाया रहेगा, बाल भारती, ओके, युवक भारती, क्या रहता है वो सब, इंग्लिश का टेक्स्ट बुक है बाल भारती टेक्स्ट बुक, इतना सा। पर सीबीएसई का देखेंगे तो इतना ज्यादा, गुलमोहर। ओके, ऐसा रहता है। मैथ्स, अपना मैथ्स कितना सिंपल, 2 into 5। ओके, उधर अलग से A+B²। सर लेवल अलग है सीबीएसई का एक्चुअली में। मेरा कैसा था, 10th तक, सॉरी अपना 7th 6th तक इट वाज स्टेट बोर्ड, क्योंकि मैं दूसरे स्कूल में था। फिर स्कूल चेंज किया, 7th 8th 9th इट वाज सीबीएसई बोर्ड। 6th तक मेरा रैंक आता था 93%, 95%। मतलब मैं रिजल्ट के दिन पे स्कूल में आता था मेरा नाम देखने के लिए, फर्स्ट आया कि सेकंड आया। बट जैसे ही 7th स्टैंडर्ड में स्कूल चेंज किया, सीबीएसई बोर्ड, 52%। सच में हालत खराब हो गया। मतलब मॉम ने इतना पैसा डाल के, वो तभी का जमाने में 20,000 रुपया दे के, डोनेशन दे के एडमिशन लिया, बट मार्क्स देख के वो पछता रही थी। इससे अच्छा तो 93 मिलता था। बट पढ़ाई हार्ड था, वो नहीं दिख रहा था उसको, बट ठीक है। फिर बाद में 10th में इट बिकेम एसएससी बोर्ड, क्योंकि वो स्कूल जो है ना सीबीएसई वाला, उनको परमिशन नहीं मिला कि सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड कर सकते करके। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है 10th वालों को स्टेट बोर्ड। तो स्टेट बोर्ड में मेरे को 91% आया। मतलब 9 तक इट वाज 52, 62, 76, ऐसा 3 था। बाद में डायरेक्ट 10th में 91। तो बाद में फिर अच्छा लगा। अच्छा हुआ सीबीएसई नहीं था, ओके, नहीं तो अच्छा कॉलेज भी नहीं मिलता। तो मैं एमसीसी कॉलेज से पास किया। तुम लोग है कोई एमसीसी? अच्छा, जाते हो कॉलेज? जाना पड़ता है ना, मैंडेटरी रहता है अटेंडेंस। नहीं है? क्या बात कर, किस में? सिंगल डिजिट अटेंडेंस? हम लोग का टाइम तो बहुत कंपलसरी था।
बहुत कंपलसरी, मतलब मेरे तो मम्मी को बुलाया था, मतलब पेरेंट्स को बुलाया था, और स्पेसिफिकली बोला था कि अगर लड़का स्टूडेंट है तो डैड को बुलाना है, और लड़की स्टूडेंट तो मम्मी को बुलाना है। तो मैं मम्मी को लेके गया था, ये सोच के कि पापा तो उधर कुछ भी बोल देंगे। ओके, उनको कोई बोलेगा ना कि ये आता नहीं है कॉलेज में, तो वो कुछ समझेंगे नहीं कि घर पे पढ़ाई कर रहा होगा, इंटर में है। और मम्मी साइड लेगी कि पढ़ाई तो करता है, अच्छा तो मार्क्स आता है, सीए भी कर रहा है। तो फिर मम्मी को लेके गया, मम्मी को बोलती है कि मैं आपसे बात नहीं करूंगी, आप डैड को बुलाओ इसके। तो फिर अगले दिन डैड को लेके गया। फिर वो मैंने उनको बोला कि कुछ मत बोलना, वैसा ये सब लोग को बुलाया है। ओके, देखो बाहर बहुत सारे लोग बड़े बड़े दिख रहे हैं, ये लोग भी लाइन में ही है, तो कुछ बोलना नहीं उधर। तो फिर बोले ठीक है। फिर सुन के लिया, बहुत सुनाया, सुन के लिया। बाद में मैंने बोला कि सीए कर रहे तो कॉलेज आ नहीं सकते हम लोग, क्योंकि पढ़ाई करना रहता है सुबह को, कॉलेज में थोड़ी टाइम पास करेंगे, एफसी पढ़ेंगे, ओके, ईवीएस पढ़ेंगे। ओके, तो ऐसा कुछ भी सब्जेक्ट कौन पढ़ेगा? ओके, जो रेलेवेंट है, अकाउंट्स पढ़ो, टैक्स पढ़ो, लॉ पढ़ो, वो पढ़ेंगे। बोलती कि ये सब नहीं दिखा ना, इधर से 20 साल से सीए बन रहे इस कॉलेज से, तो तुम लोग कुछ नया कुछ नहीं कर रहे, ऐसा बोलते हैं। इट इज सीए फैक्ट्री, एमसीसी कॉलेज, ऐसा बोलते हैं। फिर मैंने बोला ठीक है, आऊंगा, पर फिर भी मैं नहीं गया। फिर रिजल्ट होल्ड कर दिया वगैरह, बाद में दे दिया, क्योंकि कॉलेज नहीं चाहता कि उसका स्टूडेंट फेल हो। ऑब्वियस ही बात है, कौन चाहेगा फेल होना चाहिए, तो पास कर दिया। ऐसा था तो एजुकेशन। ओके, इट इज इन कॉन्करेंट लिस्ट। समझ में आ रहा है सब लोगों को? ओके, तो गवर्नमेंट का मीनिंग समझा। देखो जीएसटी किधर भी नहीं है, लिस्ट 1 2 3 तीनों में नहीं है। ओके, जीएसटी इज नॉट देयर। फॉर वेलफेयर ऑफ द स्टेट। फॉर व्हाट? वेलफेयर ऑफ द स्टेट। वेलफेयर मतलब अच्छा काम। ओके, जो इधर हमने लिखा था कुछ एग्जांपल्स, तो गवर्नमेंट कर भी रहा है, नहीं भी कर रहा है, दैट डजंट मैटर, बट ओके वो लोग यूज करेंगे। ऐसा उन लोग का हो रहता ना, क्या बोलते हैं उसको, मैनिफेस्टो, ये बोलते हैं लोग, मैनिफेस्टो रहता है, हम लोग इतना खर्चा इधर करेंगे, उतना खर्चा इधर करेंगे। ठीक है, तो ऐसा ही है। अभी गवर्नमेंट ना वेलफेयर कर रहा है, ये तो अपने को जो दिख रहा है वो वेलफेयर है। समटाइम गवर्नमेंट डस इनडायरेक्ट वेलफेयर, मतलब जो अपने को दिखेगा नहीं, बट एक्चुअली इट इज वेलफेयर। जैसे देखो, गवर्नमेंट क्या करता है, हर एक सेक्टर में गवर्नमेंट कंपनी बनाता है। गवर्नमेंट का एक कंपनी रहता है हर सेक्टर में। जैसे अगर हम लोग कुरियर का बात करेंगे, ओके, कुरियर एजेंसी रहता है मतलब, वैसा स्पीड पोस्ट रहता है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। अगर समझो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ना रहता, तो ये कुरियर वाले ना अपने को बहुत चार्ज करते। तो अभी ये लोग डरते कि अगर हम लोग भाव बढ़ाएंगे तो सब लोग किधर से कुरियर कर देंगे, गवर्नमेंट स्पीड पोस्ट से कर देंगे। तो गवर्नमेंट का कंपनी उधर उन्होंने बना के रखा है। सो इट इज टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर। ओके, किसी प्राइवेट प्लेयर का मोनोपोली नहीं होना चाहिए। अब जैसे रिलायंस इलेक्ट्रिसिटी, अडानी इलेक्ट्रिसिटी, तो अभी स्टेट का भी है महावितरण। समझ में आ रहा पॉइंट? देखो अडानी का भाव समझो 3 रुपीज पर यूनिट रहेगा, ओके, तो महावितरण का होगा 1.5 रुपया। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो यहां पर गवर्नमेंट का एक कंपनी है, ओके, एमएससीडीसीएल करके। ओके, सो बेसिकली गवर्नमेंट इज ओनिंग सम कंपनीज इन एवरी सेक्टर, ताकि मोनोपोली प्राइवेट प्लेयर का क्रिएट ना हो। सबको समझ में आ रहा है पॉइंट? बीएसएनएल, मालूम है बीएसएनएल? ओके, वो सैटेलाइट वाला फोन बना रहा है, इधर का शॉर्ट नहीं कर रहा है पहले। ओके, इधर तो रेंज आता नहीं है, बट सैटेलाइट का फोन बना रहा है, ठीक है। मतलब पानी के अंदर से बात कर सकते हैं हम लोग, प्लेन में भी बात कर सकते हैं इधर तक, ऐसा सैटेलाइट फोन्स। जियो का प्राइस मालूम है बहुत बढ़ाया था बीच में इसने, तो अपने को याद आया बीएसएनएल का, बोला कि भाई ये बराबर था। ओके, तो गवर्नमेंट कंपनी, आ रहा है कुछ समझ में? तो हर सेक्टर में गवर्नमेंट कंपनी का पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड वेलफेयर बेसिकली। मोनोपोली नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को एक फेयर प्राइसिंग मिलना चाहिए बाकी सप्लायर्स से। ठीक है।
गवर्नमेंट वेलफेयर कुछ स्पेसिफिक लॉ बना के भी करता है। ओके, टैक्स लगा के भी गवर्नमेंट वेलफेयर करता है। ओके, एक एग्जांपल लेंगे हम लोग। देखो, तुम लोग का IFHP हुआ है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पूरा हुआ है कि हाफ हुआ है? पूरा हुआ है। ओके, उसमें एक प्रोविजन था, मैं याद दिलाता हूँ। अगर समझो अपने पास 2 से ज्यादा घर है तो उसको क्या मानते हैं? डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी। ओके, तो मतलब अगर मेरे पास 3 घर है, ओके, तो एक घर को लोग मानेंगे कि, हाँ, SOP नहीं, ओके, उसको क्या मानेंगे? DLOP, डीम लेट आउट मानेंगे। 2 घर को ऐसा मानेंगे कि मैं रहता हूं उन दोनों घर में, सुनो, मेरे पेरेंट्स रहते हैं, मैं रहता हूं, ऐसा 2 अलग घर में रहते हैं हम लोग। ओके, बट जो एक घर एक्स्ट्रा बचा हुआ है वो भाड़े पर नहीं है, वो भी हम लोग ही रहते हैं। ओके, पर फिर भी क्या मानेंगे वो लोग? डीम लेट आउट। क्यों बोल रहे हैं लोग डीम लेट आउट? ये लोग डीम लेट आउट इसके लिए बोल रहे हैं ताकि जो पर्सन अमीर है ना, वो मैक्सिमम घर खरीदते ना बैठे। क्योंकि अगर वो ज्यादा घर खरीदने लगेगा, समझो कि एक मिडिल क्लास बंदा है और एक रिच क्लास है, रिच के पास बहुत पैसा है, वो 2 घर खरीद चुका है, तीसरा घर लेने जा रहा है। अभी तीसरा घर पे अगर टैक्स नहीं रहेगा, डीम लेट आउट नहीं मानेंगे, तो वो तीसरा घर भी खरीदेगा, चौथा भी खरीदेगा, पांचवा भी खरीदेगा। लेकिन अभी खरीदने से पहले क्या सोचेगा? यार मैं तीसरा घर खरीदूंगा तो मेरे को टैक्स भरना पड़ेगा, खाली फुकट, छोड़ो, नहीं खरीदता हूं। तो जैसे ही वो नहीं खरीदेगा, दैट विल बी अवेलेबल एट अ गुड प्राइस फॉर मिडिल क्लास। पॉइंट समझ में आया क्या? तो ये जो लॉ बना है ना DLOP का, ओके, इट इज फॉर दिस पर्पस। सबको समझ में आ रहा है? तो ये भी वेलफेयर है फॉर मिडिल क्लास। तो ये लॉ बनाया किसके लिए? ताकि हम लोग को एक घर मिल पाए। ओके, नहीं तो समझो कि अंबानी बोलेगा पूरा इंडिया खरीदना है, ओके, तो कुछ भी प्राइस देके खरीदते जाएगा, अपने लिए कुछ नहीं बचेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? वेलफेयर ऑफ द स्टेट। ओके, स्टेट मतलब यहां पर इट इज नॉट महाराष्ट्र गुजरात। ओके, स्टेट मीन्स इट इज कंट्री। ओके, नेशन। समझ में आ रहा है पॉइंट सब लोग? तो टैक्स का डेफिनेशन क्लियर है सबको? एनी डाउट्स? क्लियर? हम लोग टैक्स सीखने जा रहे हैं अभी, इनडायरेक्ट टैक्स स्पेसिफिकली। स्टार्ट करें अभी नेक्स्ट टॉपिक। ओके, ये तुम लोग घर पे लिखना, समझेगा ना लिखने को? या तो इसको जमा करके फिर प्रिंट ही ले लेना, करना है हो तो, नहीं तो फिर इसको लिखना तो अब ज्यादा बेटर है। ओके, हैंडराइटिंग तुम लोग समझेगा तो तुम लोग प्रिंट भी लोगे तो भी नॉर्मल रहे, कुछ लोगों के नोटबुक से भी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक। तो लॉजिकली यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स लेते, बट वो नहीं लेता हूँ, थोड़ा दूसरा टॉपिक लेता हूँ, इसके बाद वो डिफरेंस कर लेंगे हम लोग। ओके, चेन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कंसेप्ट ऑफ ITC। ओके, चेन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कंसेप्ट ऑफ ITC। नाउ लिसन। समझो यहाँ पर रेमंड है, ओके, रेमंड वांट्स टू सेल गुड्स टू कस्टमर्स। किसको बेचना है? कस्टमर्स को बेचना है। ओके, शर्ट वगैरह बेचने का है, ठीक है। अभी रेमंड क्या करता है, कुछ तो परचेस करना पड़ेगा ना उसको, तो इसने परचेस किया क्लोथ। क्या परचेस किया? क्लोथ। और क्या परचेस करेगा सोचो? ओके, रेमंड को कपड़े बनाने, मैन्युफैक्चरिंग करना है, और क्या खरीदेगा सोचो? मशीन्स खरीदेगा, यस, ओके।
पर मशीन एक कैपिटल गुड्स है, तो अभी के लिए हम लोग थोड़ा उसको अवॉइड करते। रॉ मटेरियल्स में से बोलो। हाँ, डाई खरीदेगा, यस। थ्रेड खरीदेगा, और बटन्स खरीदेगा, ठीक है। समझो इतना रॉ मटेरियल्स उसने खरीदा। ओके, 3 रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं और खुद प्रोसेसिंग करेगा। खुद क्या करेगा? प्रोसेसिंग करेगा। ओके, इसने एम्प्लॉयज रखे रहेंगे। ओके, मशीन खरीदा रहेगा, जगह भाड़े पर लिया रहेगा, सब खर्चा होगा इसका। और अभी के लिए हम लोग प्रोसेसिंग कॉस्ट नाम देते थे उसको, ठीक है। समझो इसने क्लोथ परचेस किया 1 लाख रुपीज का, एंड क्लोथ वाले ने जीएसटी चार्ज किया रेमंड को 18,000। ओके, क्लोथ वाले ने क्या किया? रेमंड को क्या बेचा है? क्लोथ। कितना रुपया चार्ज किया? एवरीवन 1 लाख रुपीज चार्ज किया। ओके, और 18,000 का जीएसटी चार्ज किया। ओके, डाई और थ्रेड। ओके, फॉर एग्जांपल 30,000 का डाई आया एंड थ्रेड, और डाई और थ्रेड वाले ने जीएसटी चार्ज किया 5,400। समझ में आ रहा है सब लोगों को? बटन वाला, समझो 10,000 के बटन हुए, इसने जीएसटी चार्ज किया 1,800। गेटिंग द पॉइंट? अब देखो, अभी जो रेमंड है ना, ये खुद प्रोसेसिंग करने वाला है। ओके, इसने खर्चा इनकर किया, 1 लाख का खर्चा किया, 30,000 किया, 10,000 किया। ओके, 3 खर्चे इसने इनकर किए, और ये खुद क्या करेगा? अभी प्रोसेसिंग करेगा। समझो ये प्रोसेसिंग कर रहा है 30,000 रुपीज, खुद का ही एम्प्लॉयज वगैरह है, तो 30,000 में वो प्रोसेसिंग कर रहा है। ओके, इधर नो जीएसटी ऐसा मान के चलते। टोटल रेमंड का कॉस्ट बताना मुझको। टोटल कॉस्ट, बेसिक अमाउंट्स वाला टोटल कॉस्ट। 1,70,000। 1,70,000 का कॉस्ट इनकर किया रेमंड ने। ओके, अभी रेमंड इस प्रोडक्ट को बेच रहा है एट 2 लाख रुपीज। कस्टमर को कितने बेचेगा? 2 लाख रुपीज में। अब देखो गवर्नमेंट क्या बोलती। गवर्नमेंट ने क्लोथ वाले को बोला, आप लोग जीएसटी भरो 18,000। कितना जीएसटी भरो? 18,000। डाई वाले को क्या बोला? आप लोग जीएसटी भरो 5,400। समझ में आ रहा है कुछ? बटन वाले को कितना बोला भरने को? 1,800। तो ये लोग जीएसटी भरने वाले गवर्नमेंट को। अभी रेमंड जो है ना, ये क्लोथ वाले को कितना रुपया पे करेगा? अमाउंट बताना। 1,18,000 कितना पे करेगा? 1,18,000 पे करेगा। आ रहा है समझ में? ये डाई वाले को कितना पे करेगा? 35,400 पे करेगा। और बटन वाले को? सबको समझ में आ रहा है पेमेंट्स? ओके, अभी रेमंड जो है ना, उसको 2 लाख के ऊपर जीएसटी भरना पड़ेगा गवर्नमेंट को। कितना आएगा? 18% निकालो, 36,000। तो कस्टमर से वो कितना रुपया लेगा? एवरीवन, कस्टमर से कितना रुपया लेगा? 2,36,000। अभी इंडिविजुअली हम लोग निकालेंगे कि सब लोग को कितना टैक्स भरना है। ओके, तो इसके अंदर बहुत सारे प्लेयर हैं। क्लोथ वाला बिजनेसमैन है, डाई वाला बिजनेसमैन है, बटन वाला बिजनेसमैन है, और रेमंड बिजनेसमैन। 4 लोग बिजनेसमैन है। तो इन चारों को जीएसटी भरना पड़ेगा। ओके, कस्टमर को नहीं भरना है। कस्टमर को क्या करना है? बर्डन बेयर करना है। जीएसटी नहीं भरना है, बर्डन बेयर करना है। समझ में आ रहा है पॉइंट? ओके, तो अभी क्लोथ वाले का लायबिलिटी निकालते। अमाउंट याद रखना ये। बोलो, क्लोथ वाले को कितना भरना पड़ेगा? 18,000। उसके बाद डाई वाले को 5,400। बटन वाले को 1,800। ओके, इन लोग सबने भर दिया। रेमंड को कितना भरने को आ रहा है? 36,000। अभी रेमंड गवर्नमेंट को क्या बोलता है? देखो, रेमंड सेस, मैं जो बेच रहा हूं, ओके, वो प्रोडक्ट का नाम क्या है? शर्ट। क्या बेच रहा हूं?
शर्ट। अब ये शर्ट के अंदर ऑलरेडी क्लोथ है। कितने रुपए का क्लोथ है उस शर्ट के अंदर? एवरीवन, कितने का क्लोथ है? 1 लाख का क्लोथ है उस शर्ट के अंदर। क्लोथ के ऊपर गवर्नमेंट को जीएसटी मिला कि नहीं मिला? मिला है। तो रेमंड बोलता है गवर्नमेंट, मैं तुमको क्यों क्लोथ पे जीएसटी दूं? क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्लोथ वाले को दिया, क्लोथ वाले ने आपको दिया, तो अब तुम मुझसे जीएसटी मत मांगो शर्ट पे वापस से। सबको समझ में आया पॉइंट? तो ये शर्ट के अंदर क्लोथ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इसीलिए रेमंड बोलते कि मैं क्लोथ पे जीएसटी पे नहीं करूंगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? क्यों पे नहीं कर रहा है? ऑलरेडी उसने अपने सप्लायर को दिया, और सप्लायर ने किसको दिया है? गवर्नमेंट को। उसके बाद डाई। ओके, शर्ट बेच रहे हम लोग, तो डाई किया हुआ ही रहेगा, थ्रेडिंग हो चुका है। ओके, तो ये शर्ट जो बेच रहे उसमें डाई ऑलरेडी है, तो रेमंड वापस से गवर्नमेंट को बोल रहा है कि मैं डाई पे क्यों जीएसटी भरूं जब डाई वाले ने भर दिया है। आ रहा है क्या पॉइंट समझ में? ओके, बटन। ओके, इस शर्ट का जो 2 लाख का प्राइस है ना, इसमें बटन ऑलरेडी है। ओके, और बटन पे जीएसटी ऑलरेडी मिल चुका है। तो रेमंड गवर्नमेंट को क्या बोलता है कि देखो, हम लोग को जीएसटी भरने आ रहा था 36,000, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ये सब माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि ऑलरेडी रेमंड हैज इनकर्ड दिस जीएसटी। सबको समझ में आ रहा है कुछ पॉइंट? तो यहां पर रेमंड विल पे हाउ मच जीएसटी? माइनस करके बोलो फटाफट। 10,800। सबको समझाइए एवरीवन। अब देखो, गवर्नमेंट को क्लोथ वाले से कितना जीएसटी मिला? 18,000। डाई वाले से 5,400, 1800 बटन वाले से, और 10,800 किससे मिला? रेमंड से मिला। सबको समझ में आ रहा है? सो टोटल करेंगे हम लोग तो आंसर विल बी 36,000। ओके, और एंटायर बर्डन रेमंड ने 36,000 का बर्डन किसके ऊपर डाल दिया? कस्टमर के ऊपर। मतलब क्या हुआ, जीएसटी का बर्डन किसने बेयर किया? कस्टमर ने बेयर किया, बट गवर्नमेंट को अलग अलग पार्ट में मिला। ओके, अलग अलग पार्ट में मिला। कैसे मिला? थोड़ा सा सप्लायर्स ने दिया, ओके, थोड़ा सा रेमंड ने दिया, मतलब सब लोगों ने मिल मिलकर थोड़ा थोड़ा करके दिया। समझ में आ रहा है पॉइंट? क्लियर एवरीवन? ओके, बट अल्टीमेट बर्डन किसने बेयर किया? कस्टमर ने। सबको समझा? तो अभी यहां पर क्या हुआ देखो, ये जो 36,000 है ना, इसको हम लोग बोलेंगे आउटपुट टैक्स। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? आउटपुट टैक्स। आउटपुट मतलब सेल करने पे जो लायबिलिटी आती है वो। समझा पॉइंट? और ये जो 3 माइनस किया है ना, इसको बोलेंगे हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या बोलेंगे इसको? इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये जो 18,000 है ना, ये क्लोथ वाले का क्या है? आउटपुट टैक्स है। लिसन केयरफुली, ये 18,000 क्या है? क्लोथ वाले का आउटपुट है, इसीलिए ये रेमंड का क्या बन गया? इनपुट। समझ में आया क्या? मतलब क्लोथ वाले का सेल इज इक्वल टू रेमंड का परचेस। गेटिंग द पॉइंट? सबको समझा है क्या? ओके, ये डाई वाले का सेल इज इक्वल टू रेमंड का परचेस, दैट इज आउटपुट, एंड उसका इनपुट। बटन वाले का सेल मतलब ये आउटपुट, और रेमंड का परचेस इनपुट। सबको समझ में आया? ओके, बोलो कोई डाउट है तो पूछो। तो हम लोग ना ये 10,800 को अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन निकालना नहीं है, क्योंकि मैं तरीका बता रहा हूं, बट नॉट टू बी अप्लाइड। देखो, रेमंड ने प्रोसेसिंग कितने का किया? 30,000 का प्रोसेसिंग किया, और खुद का प्रॉफिट कितना रखा? टोटल कॉस्ट 170 था, तुम लोगों को याद रहेगा तो। और रेमंड ने बेचा कितने में? 2 लाख में। समझो ध्यान से, रेमंड ने खुद ने प्रोसेसिंग कितना किया? 30,000 का, और रेमंड ने प्रॉफिट कितना रखा? 30,000। तो यहां पर टोटल रेमंड ने वैल्यू कितना ऐड किया वो देखो। टोटल वैल्यू एडेड बाय रेमंड इज 60,000।
और ये 60,000 के ऊपर अगर हम 18% भी करेंगे तो भी 10,800 आएगा। कोई ध्यान से देखो इसको। समझ में आ रहा है क्या? देखो मतलब रेमंड ने जितना प्रॉफिट ऐड किया ना एंड जितना खर्चा किया, मतलब वैल्यू एडिशन जितना हुआ रेमंड के थ्रू, दैट वुड बी हिज अल्टीमेट लायबिलिटी। बट इसको इस तरीके से कैलकुलेट नहीं करना है। इस बार मैच क्यों हुआ मालूम है? क्योंकि ये सब परचेज 18% पे थे एंड रजिस्टर्ड लोगों से थे। ये सब परचेज किससे थे? रजिस्टर्ड लोगों से थे। अगर बीच में कोई अनरजिस्टर्ड आ जाएगा ना तो वापस मैच नहीं होगा आपका। ओके, तो इस तरीके से नहीं करना है। करना कैसे? आउटपुट माइनस इनपुट। ओके, तो इस तरीके से आपको करना है, आउटपुट माइनस इनपुट। बोलो, एनी डाउट प्लीज आस्क। गो थ्रू करो इसको। कुछ डाउट है तो पूछो, प्लीज आस्क डाउट्स। बिना डाउट के अपन आगे नहीं बढ़ते। फर्स्ट चैप्टर है इसीलिए ठीक है, बट अभी भी डाउट है पूछो। एनी डाउट प्लीज आस्क। एवरीवन लिसन। एक क्वेश्चन है, रेमंड ने जो 10,800 पे किया, whether it should be termed as ITC or not. ओके, ये नेट आउटपुट लायबिलिटी बोलेंगे इसको, आईटीसी नहीं बोलेंगे, ठीक है। और रेमंड ने जो 36,000 ग्रॉस पे किया है ना, ओके, उसका आईटीसी कंज्यूमर को नहीं मिलेगा, क्योंकि कंज्यूमर के लिए जीएसटी शुड ऑलवेज बी अ बर्डन, क्योंकि दे आर कंज्यूमर्स। समझ में आ रहा है पॉइंट सब लोग को? तो जीएसटी का बर्डन कंज्यूमर बेयर करेगा। ओके, उन लोग को आईटीसी नहीं मिलेगा। आईटीसी उसी को मिलता है जो आगे सेल करना वाला। ओके, यहां पर क्लोथ वाला सेल कर रहा है, रेमंड सेल कर रहा है, तो इन लोगों को आईटीसी मिला, लेकिन कंज्यूमर विल नॉट बी गेटिंग आईटीसी। तो ये 10,800 को हम लोग क्या नाम देंगे? नेट जीएसटी लायबिलिटी। 36,000 इज आईटीसी। उसके बाद जो भी है 18 प्लस 5 प्लस 1.8, ओके, दिस इज आईटीसी। 30,000 आउटपुट एंड देन नेट इज 36 आउटपुट एंड बाकी का जो रहेगा वो आईटीसी एंड नेट जीएसटी लायबिलिटी 10,800। क्लियर है यहां तक? एनी डाउट प्लीज आस्क। सबको समझ में आ रहा है क्या? क्या? नहीं नहीं, समझ, डिडक्ट नहीं करेंगे। अगर समझो मैंने और क्लोथ परचेस किया, ओके, तो उसके सामने माइनस हो जाएगा। 10,800 को क्लेम नहीं कर सकते, वो भरना पड़ेगा। ओके, लेकिन अगर समझो मैंने ज्यादा परचेस किया इस महीने में, लेकिन सेल कम किया,
तो मेरे को भरने को नहीं आएगा। अगर मान के चलो मैंने और 1 लाख का क्लोथ परचेस किया इसी मंथ में, लेकिन शर्ट अगले महीने बिकेगा। किसको? 10,800 को कर तो रहा है। कस्टमर से कितना रुपया लिया जीएसटी के नाम पे? बस तो फिर रेमंड इज रिकवरिंग दिस फ्रॉम कस्टमर। एवरीवन यहां पर देखो, 10,800 जो है ना, ये रेमंड के जेब से नहीं जा रहा है, रेमंड कस्टमर से ही ले रहा है। रेमंड ने कस्टमर से कितना रुपया लिया है? 36,000 लिया है जीएसटी के नाम पे। ओके, और पीछे कितना पेमेंट किया है इन सबका टोटल? ओके, तो नेट एक्स्ट्रा उसको मिला है, किससे मिला है? कस्टमर से, और वही वो गवर्नमेंट को पे कर रहा है। सबको समझा है पॉइंट? बोलो एनी अदर क्वेरीज? नहीं होगा। ओके, अगर कोई बीच में रॉ मटेरियल सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो उसका आईटीसी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि वो जीएसटी चार्ज ही नहीं कर रहा है। देखो, आईटीसी कब मिलेगा? जब कोई मुझको जीएसटी चार्ज करेगा। अगर समझो कि ये बटन वाला अनरजिस्टर्ड है तो जीएसटी चार्ज नहीं करेगा, तो मुझको आईटीसी भी नहीं मिलेगा। समझा पॉइंट? बोलो और कुछ डाउट? क्लियर हो रहा है सब लोगों को? पक्का? एनी डाउट्स? ओके, नेक्स्ट लेक्चर से, अभी लेक्चर चालू है, खत्म नहीं हुआ। नेक्स्ट लेक्चर से सब लोग 7:45 को आना है। लेक्चर विल स्टार्ट एट 8, पर तुम लोग टारगेट 7:45 का रखेंगे तो 8 तक आएंगे। ओके, आज 8:30 तक आ रहे, कोई 8:15, 8:20, ऐसा मत करो। ओके प्लीज, क्योंकि टाइम लिमिटेड है, मेरे पास भी टाइम नहीं है, तुम लोग के पास भी नहीं है, तुम लोग का अटेम्प्ट नजदीक है। ओके, तुम लोग को लग रहा रहेगा मई है, जैन है, दिखने में वो 6-7 महीना दिख रहा है, बट वो तुरंत निकल जाता है। फाउंडेशन में एक्सपीरियंस हुआ ही रहेगा तुम लोग को, टाइम फटाफट भागता है। ओके, तो टाइम पे आना। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक। दोनों टॉपिक समझा गया? टैक्स का मीनिंग, डेफिनेशन एंड चेन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट इज deficiencies of pre-GST regime। ओके, प्री-जीएसटी regime। ओके, मतलब जीएसटी के पहले जो टैक्सेस थे, ओके, उसमें ओके क्या ऐसा ड्रॉबैक रहा होगा कि जीएसटी को ये लोग ने लाया? ओके, हम लोग को सीखना है डेफिशिएंसीज, ड्रॉबैक्स, शॉर्ट कमिंग्स बोलते हैं ना अपन, वो हम लोग सीखने वाले। क्योंकि जीएसटी के पहले भी कुछ तो टैक्सेस रहा होगा। ओके, ऐसा नहीं कि 2017 के पहले देयर वाज नो टैक्स एंड डायरेक्टली 2017 से जीएसटी लेके आ गए, ऐसा तो नहीं है। तो जीएसटी के पहले ऐसा क्या टैक्सेस था जिसको निकालना पड़ा? ओके, जो अभी एग्जिस्ट नहीं करता और जीएसटी को लेके आ गए। ओके, तो उसका रीजन हम लोग को सीखना है कि वाई जीएसटी इज मोर बेटर देन प्रीवियस रेजिम के टैक्सेस। सबसे पहला, ओके, आज हम लोग एक ही कवर कर पाएंगे। सबसे पहला, टोटल 5 है। ओके, मल्टीपल टैक्स लॉ एंड मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट। ओके, पहला है मल्टीपल टैक्स लॉ एंड मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट। अभी जीएसटी के पहले देयर वर सम टैक्सेबल इवेंट्स, उसके होने पर टैक्सेस लगता था। अभी देखो, टैक्सेबल इवेंट मतलब ऐसा इवेंट जिसके होने से टैक्स ट्रिगर होगा। अभी इनकम टैक्स कब ट्रिगर होगा? जब इनकम कमाएंगे। लेकिन अगर हम लोग घर पे बैठे अनएम्प्लॉयड,
तो इधर इनकम टैक्स एप्लीकेबल? नो, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा कोई इवेंट ही नहीं क्रिएट किया। अभी टेकिंग लेक्चर इज एन इवेंट, जिसके होने से क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। ओके, तो पहले के टाइम पर, दैट इज बिफोर जीएसटी, देयर वर मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट। नंबर 1, मैन्युफैक्चरिंग। कौन सा टैक्सेबल इवेंट था? मैन्युफैक्चरिंग। मतलब अगर आप लोगों ने गुड्स को मैन्युफैक्चर किया, बनाया, प्रोडक्शन किया, तो टैक्स भरना पड़ता था। ओके, अगर उस मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को हम लोगों ने बेचा तो भी टैक्स भरना पड़ता था। ओके, और तीसरा, हम लोग अगर सर्विस प्रोवाइड करते थे तो भी टैक्स भरना पड़ता था। सबको समझ में आ रहा है क्या? ओके, ऐसे 3 अलग अलग टैक्सेबल इवेंट थे, 3 टैक्सेबल इवेंट ब्रॉडली। पहला, मैन्युफैक्चरिंग। देखो, कोई भी इंसान गुड्स को अगर मैन्युफैक्चर कर रहा है तो बट ऑब्वियसली उसको बेचने के लिए कर रहा है। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो अगर समझो मैंने गुड्स को मैन्युफैक्चर किया तो मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? सेल। मतलब जो भी पर्सन मैन्युफैक्चरर सेलर होगा उसको दोनों टैक्सेस भरने पड़ते थे। 2 टैक्स अभी हम लोग सीखेंगे। ओके, अगर हम मैन्युफैक्चर करते थे सो हम लोग को पे करना पड़ता था एक्साइज ड्यूटी। क्या पे करना पड़ता था? एक्साइज ड्यूटी। समझा सब लोगों? ओके, अगर हम लोग गुड्स को बेचते थे, सेलिंग ऑफ गुड्स, इसके ऊपर लगता था सेल्स टैक्स। ओके, विच इज कॉल्ड एज वैट। ओके, वैल्यू एडेड टैक्स। ओके, दिस वैल्यू एडेड टैक्स वाज एप्लीकेबल ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाईज। किसके ऊपर लगता था? इंट्रा स्टेट सप्लाईज। एंड अगर हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेच रहे तो सीएसटी लगता था, विच इज कॉल्ड एज इंटर स्टेट सप्लाईज। सबको समझ में आ रहा है पॉइंट? ओके, मैन्युफैक्चर करने पर एक्साइज ड्यूटी, गुड्स को बेचने पर बोलो वैट और सीएसटी। ठीक है, एंड सर्विस प्रोवाइड करने पर सर्विस टैक्स। ओके, सर 3 अलग अलग टैक्सेस थे। मतलब अगर समझो कि मैं गुड्स को बना के बेच रहा हूं, गुड्स को बना के बेच रहा हूं, कौन सा टैक्स लगेगा? एक्साइज एज वेल एज वैट और सीएसटी एज द केस में भी। समझ में आ रहा है पॉइंट? अभी प्रॉब्लम इससे बड़ा क्या मालूम है? ये जो एक्साइज ड्यूटी है ना, दिस वॉज द रेवेन्यू फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। किसका रेवेन्यू था ये? सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता था कि ये हम लोग को चाहिए। ओके, हम लोग इसको स्टेट के साथ शेयरिंग नहीं करेंगे, हम लोग पूरा का पूरा खुद रखेंगे। आ रहा है समझ में? उसके बाद सेल ऑफ गुड्स क्या लगता है? वैट और सीएसटी। तो ये दोनों किसको जाता था? स्टेट गवर्नमेंट। किसको जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। अभी वो सीएसटी लिखा है, सेंट्रल नाम लिखा है, सेंट्रल सेल्स टैक्स, बट स्टिल इट विल गो टू स्टेट। ओके, लॉ इज सेंट्रलाइज्ड। ओके, बट रेवेन्यू किसको मिलेगा? स्टेट को मिलेगा। आ रहा है कुछ समझ में? मतलब एक्साइज ड्यूटी वॉज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेल्स टैक्स वॉज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। यहां तक समझा? सर्विस टैक्स वॉज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब सर्विसेज के ऊपर टैक्स किसको चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए। सबको समझ में आ रहा है पॉइंट? तो यहां पर देयर वेर मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट। क्या क्या टैक्सेबल इवेंट है देखो? पहला है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा है सेल ऑफ गुड्स, तीसरा है सर्विस प्रोविजन। लेकिन जीएसटी ने क्या किया? ये तीनों टैक्सेबल इवेंट को मर्ज कर दिया। नाउ जीएसटी इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन वी मेक सप्लाई। ओके, हम लोग क्या करेंगे तब जीएसटी लगेगा? सप्लाई। ओके, सप्लाई इज बेसिकली सेलिंग ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। मतलब अगर मैंने गुड्स को बनाया तो टैक्स नहीं भरना है मुझको। टैक्स कब भरना है? जब मैं गुड्स को बेचूंगा, जब मैं ओनरशिप ट्रांसफर करूंगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? सो उसके पहले मुझको टैक्स नहीं भरना है। अगर मैं लेक्चर दे रहा हूं तो मैं लेक्चर कंप्लीट होने के बाद टैक्स भरूंगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? ओके, सो देयर वर मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट्स। ये क्लियर है? ओके,
मल्टीपल टैक्स लॉ, ओके, बहुत सारे टैक्स के लॉ थे। अब ये जो एक्साइज लिखा है ना, इसके लिए एक एक्ट था, सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944। ओके, एक्ट का नाम क्या था? सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944। ये एक्ट के तहत लगता था। ओके, वैल्यू एडेड टैक्स। ओके, इन लोग का अलग ही एक्ट है, हर स्टेट का अलग नाम। देखो ये स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से ना, देखो इंडिया में कितनी स्टेट्स है? 28 स्टेट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक ही है। तो पहले देयर वेर मल्टीपल लॉ। मल्टीपल लॉ मतलब कितने लॉ है? देखो एक्साइज एक है, ठीक है, स्टेट का कितना लॉ है? 28 डिफरेंट स्टेट्स एक्ट। ओके, वैट एक्ट्स। मतलब महाराष्ट्र का गवर्नमेंट महाराष्ट्र वैल्यू एडेड टैक्स ये वाला एक्ट लागू करेगा। गुजरात वाला गवर्नमेंट गुजरात वैल्यू एडेड टैक्स, राजस्थान वाला राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स। तो प्रॉब्लम किधर है मालूम है? ये लॉ का अंदर का जो कंटेंट है ना, वो भी डिफरेंट है। ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र का वैट जो बोलेगा वही गुजरात का बोलेगा, नहीं। गुजरात का वैट थोड़ा सा लीनियंट रहेगा, एग्जाम्पल, महाराष्ट्र का वैट थोड़ा स्ट्रिक्ट रहेगा। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस में डिफरेंस है। तो प्रॉब्लम क्या मालूम है? अगर समझो मेरा क्लाइंट है महाराष्ट्र में, उसको एक ब्रांच ओपन करना है गुजरात में, वेदर आई वुड बी एबल टू गाइड हिम और नॉट? क्वेश्चन समझा क्या बोला? अगर मेरा क्लाइंट महाराष्ट्र में, वो बोलता है कि मुझको गुजरात में एक प्लांट ओपन करना है, तो क्या मैं उसको गाइडेंस दे सकता हूं क्या कि इधर का वैट ऐसा ऐसा है, तुम ऐसा ऐसा करो? मैं नहीं दे सकता उसको गाइडेंस। क्यों नहीं दे सकता? मुझको मालूम ही नहीं गुजरात का वैट क्या है। उसके लिए मेरे को पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना मतलब इतना ज्यादा बुक को नहीं पढ़ सकता। ओके, तो हम लोग गाइडेंस नहीं दे सकते। तो हम लोग को क्या करना पड़ता था मालूम है? पहले वाले रिजीम में उधर के कोई एसोसिएट को पकड़ना पड़ता और उसको बोलना पड़ता कि भाई तू हमारा ही पार्टनर है, ऐसा उसको दिखाना। और क्लाइंट को हम बोलेंगे हमारा पार्टनर गुजरात में, उसको उल्लू बनाते। ओके, बोलते पार्टनर है गुजरात में, तुम उधर सेटअप करो, और बाद में वो फीस लेगा तो हम लोग शेयरिंग करेंगे, ऐसा। समझ में आ रहा है? पहले ऐसा होता था, लेकिन जीएसटी ने थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर दिया इसको। ओके, जीएसटी में कितने लॉ है देखते हैं। ओके, जीएसटी में सीजीएसटी एक्ट है, ओके, एसजीएसटी एक्ट है, एंड आईजीएसटी एक्ट है। ऐसे 3 एक्ट है। यूटीजीएसटी भी है लेकिन वो सिलेबस के बाहर, एसजीएसटी भी सिलेबस के बाहर है। ओके, सीजीएसटी का फुल फॉर्म इज सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, नॉट सर्विस टैक्स। ओके, जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, नॉट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो जीएसटी इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स को प्लूरल बोला ना, तो सर्विस को क्यों सिंगुलर बोलेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट। तो सीजीएसटी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट। समझ में आया? एसजीएसटी स्टैंड्स फॉर स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट। आईजीएसटी स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट। समझ में आ रहा है पॉइंट? अब ये जो 2 लॉ है ना, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, these both laws are applicable on इंट्रा स्टेट सप्लाई। किसके ऊपर लगेगा? इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट। ओके, अगर महाराष्ट्र में हम सेल कर रहे हैं महाराष्ट्र वाले को, तो टैक्स कौन सा लगेगा? C+S। आ रहा है समझ में? ओके, आईजीएसटी इंटर स्टेट में लगेगा। क्लियर है पॉइंट? इंटर स्टेट सप्लाईज, महाराष्ट्र से गुजरात बेचा, सो इंटर स्टेट सप्लाईज। अभी प्रॉब्लम क्या सॉल्व किया देखो, और सीजीएसटी का एक ही एक्ट है, एसजीएसटी के 28 एक्ट है। ओके, यूटीजीएसटी अलग से, आईजीएसटी एक एक्ट है, क्योंकि आईजीएसटी इज ऑल्सो मैनेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी प्रॉब्लम क्या है देखो, प्रॉब्लम क्या सॉल्व किया? टोटल एसजीएसटी कितने? 28। पहले वैट के लॉ कितने थे? 28। सो वेदर प्रॉब्लम इज सॉल्व और नॉट सॉल्व?
बोलो, प्रॉब्लम इज सॉल्व और नॉट सॉल्व। पहले भी 28 एक्ट थे, आज भी 28 एक्ट है। प्रॉब्लम सॉल्व और नॉट सॉल्व। प्रॉब्लम इज सॉल्व बिकॉज सीजीएसटी एक्ट इज इक्वल टू एसजीएसटी एक्ट। मतलब अगर मैंने सीजीएसटी का एक्ट पढ़ लिया ना, मान लो कि मैंने सारे स्टेट्स के एसजीएसटी भी पढ़ लिए, कोई चेंज नहीं है, खाली एक ही चेंज है, सेंट्रल के जगह पे स्टेट, दैट्स इट, नथिंग चेंजेस। ओके, क्योंकि सीजीएसटी में लिखा रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल, बाकी एसजीएसटी में क्या लिखा रहेगा, स्टेट। मतलब सीजीएसटी एक्ट इज इक्वल टू एसजीएसटी एक्ट। मतलब कि अगर मैंने सीजीएसटी पढ़ लिया, बाय डिफॉल्ट मैंने क्या पढ़ लिया, एसजीएसटी पढ़ लिया, तो नो चेंजेस। सबको समझ में? ओके, अब ये जो आईजीएसटी है ना, ओके, इट इज सेम एज सीजीएसटी प्लस फ्यू प्रोविजंस एक्स्ट्रा। ओके, फ्यू प्रोविजंस आर एक्स्ट्रा। देखो, आईजीएसटी लॉ इज ऑन इंटरस्टेट सप्लाईज, और इंटरस्टेट का मतलब होता है एक्सपोर्ट भी, एक स्टेट से दूसरा स्टेट भी, तो ऐसा बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन्स होता है इंटरस्टेट में। इंट्रा मतलब छोटा सा है, विद इन द स्टेट, पर इंटर में थोड़ा ज्यादा आता है। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन भी आते हैं इसमें। समझो इंडिया के बाहर से मैंने कुछ इंपोर्ट किया, इंडिया के बाहर से कुछ सर्विस लिया, तो वो सब किधर जाएगा, आईजीएसटी में। सो आईजीएसटी एक्ट इज इक्वल टू सीजीएसटी एक्ट विथ फ्यू प्रोविजंस एक्स्ट्रा, विथ फ्यू प्रोविजंस एक्स्ट्रा। ओके, एंड एक्स्ट्रा में जो मेजर प्रोविजंस है, इट इज प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब आप लोगों का जो डेस्टिनेशन स्टेट है वो कौन सा है। अभी जैसे हम लोग लेक्चर आपको दे रहे हैं, ओके, तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, महाराष्ट्र, बिकॉज यू ऑल आर लोकेटेड इन महाराष्ट्र। मैं क्लास को लेक्चर दे रहा हूं, इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, महाराष्ट्र, बिकॉज क्लास इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र। ओके, तो प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने का जो प्रोविजन है, इट इज रिटन इन आईजीएसटी लॉ। ओके, एक एग्जांपल देता हूं क्यों आईजीएसटी में लिखा है उसके लिए। समझो कोई स्टूडेंट ने लेक्चर बाय किया महाराष्ट्र में आके, लेक्चर बाय किया, गुजरात से आया था वो, गुजरात से आया, महाराष्ट्र में लेक्चर बाय किया और गुजरात जा रहा है, और लेक्चर देखेगा किधर, गुजरात में, खरीदा किधर, महाराष्ट्र में। ठीक है, सो क्या होना चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई। देखो, प्लेस ऑफ सप्लाई का रिलेवेंस क्या मालूम है, प्लेस ऑफ सप्लाई वाली स्टेट को जीएसटी का रेवेन्यू मिलेगा। एवरीवन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेवेन्यू, जीएसटी का रेवेन्यू जो है ना, देखो ये सीजीएसटी, एसजीएसटी, ये किस पे लगता है, इंट्रा स्टेट पे लगता है। मतलब महाराष्ट्र में बेचेंगे तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को थोड़ा मिलेगा, हाफ, हाफ किसको मिलेगा, सेंट्रल। लेकिन अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जा रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को हाफ तो मिलने वाला ही है, लेकिन जो दूसरा हाफ है ना, वो स्टेट को मिलेगा। अभी क्वेश्चन आ रेज होना चाहिए कि दो स्टेट से, अगर महाराष्ट्र गुजरात दो स्टेट का हम लोग बात कर रहे हैं, तो इन दोनों में से कौन सी तो एक स्टेट को हाफ मिलेगा, हाफ का हाफ नहीं, हाफ। समझो 100 रुपए का हम लोग बात कर रहे हैं, तो 50 रुपए तो सेंट्रल लेके जाएगा, ऊपर का जो 50 है वो किसको मिलेगा, वो डिस्कशन है। ओके, मैं वापस रिपीट करता हूं डिस्कशन। गुजरात से कोई बंदा आया महाराष्ट्र में, ओके, गुजरात से कोई बंदा आया महाराष्ट्र में, ओके, उसने यहां पर लेक्चर बाय किया और चला गया, और गुजरात में जाके देख रहा है, किसको रेवेन्यू मिलना चाहिए, महाराष्ट्र या गुजरात। ओके, आंसर इज गुजरात। देखो, पर कंफ्यूजन है ना ये। अगर समझो पूछा रहता स्टेट गवर्नमेंट को कि तुम लोग बताओ किसको मिलना चाहिए, महाराष्ट्र स्टेट को पूछा कि किसको मिलना चाहिए, तो वो क्या आंसर करेंगे, महाराष्ट्र। गुजरात को पूछा तो क्या आंसर करेंगे, गुजरात। इसीलिए प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड करने का जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद के पास रखा है। ओके, आईजीएसटी इज गवर्न्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सबको समझा क्यों ये इधर है, क्योंकि स्टेट को पूछेंगे तो वो हमेशा बोलेंगे कि भाई हमारा ही स्टेट, तो इसीलिए स्टेट को पूछने का ही नहीं, कौन बताएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज आईजीएसटी एक्ट के थ्रू बताएगा। सबको समझ में आया यहां तक, क्लियर है सब लोगों को। तो अपना एक फर्स्ट डेफिशिएंसी कंप्लीट हुआ।
दैट इज मल्टीपल, बोलो मल्टीपल टैक्स लॉ एंड मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट। तो कि जीएसटी में सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट एंड आईजीएसटी एक्ट, तो टैक्स लॉस कम हो गए। एंड मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट, जीएसटी में देर इज सिंगल टैक्सेबल इवेंट दैट इज सप्लाई। एवरीवन क्लियर? को समझा है? ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे।